नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीएससी प्री 2020 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों ही प्रोवाइड किए जाते हैं और इससे अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन कर आपको चैनल के सभी अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगे, तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। इसमें से हमको बताना है कौन सा सुमेलित है युग्म। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये गौतमी बालश्री से सुमेलित नहीं है। ये किससे सुमेलित होगा? खारवेल से। अहेओल अभिलेख जो है इसका संबंध है पुलकेशन द्वितीय से। ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार से सुमेलित है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। और जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्रदामन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें बताना है वो कौन सा पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को गोवा ले गया था। वो कौन सा गवर्नर था पुर्तगाली सरकार का जो अपने मुख्यालय को गोवा ले गया था। तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नीनो द कुन्हा, अल्मेडा, अल्बुकर्क या वास्को डे गामा। तो वो थे नीनो द कुन्हा। देखिए इन्होंने 1529 में कार्यभार संभाला था और एक वर्ष के बाद यानी कि 1530 में ये पुर्तगाली साम्राज्य के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ ले गए थे? गोवा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कोट दीजी जो है ये पंजाब में और धौलावीरा हरियाणा में। तो जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा चौथा जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि जो कोट दीजी है ये कहाँ पर है? ये सभी हड़प्पन स्थल हैं, आप समझ गए होंगे। तो कोट दीजी का सुमेलन है पाकिस्तान में सिंध प्रांत से, ठीक है। और जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1717 का जो फर्रुखसियर के शाही फरमान के संबंध में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो पहला देख लेते हैं। कहा गया है बंबई में जो ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता मिल गई थी इसके तहत। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता में राजस्व वसूली के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और फिर कहा गया है बंगाल में कंपनी को 3000 वार्षिक रकम के बदले में मुक्त व्यापार की छूट मिली, ये भी सही है। और 10,000 रुपये वार्षिक राशि के बदले में सूरत में सभी करों से मुक्ति दी गई थी। तो यहाँ पर ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही नहीं है फर्रुखसियर के फरमान के संबंध में। बाकी जो है वो सारे सही हैं। आगे देखते हैं। फिर से हमको अलीनगर की संधि के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। पहले में कहा गया है सिराजुद्दौला जो था उसने कलकत्ता पर आक्रमण करने का हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा था, ठीक है। जो उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया था उसके लिए हर्जाना अंग्रेजों को उसने दिया था। उसके बाद कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापारिक सुविधाएं जो थी वो फिर से मिल गई थी और अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति इसमें नहीं दी गई थी। तो जो अलीनगर की संधि थी इसके संबंध में हमें देखना है कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो तीसरा जो कथन है ये सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति नहीं मिली थी जबकि उनको अनुमति मिल गई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है तीसरा वाला। और ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी 1757 में। किसके के बीच में हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें फिर से एक कथन देखने हैं। पहले में कहा गया है कि उपनिषदों में कर्मकांड की निंदा करते हुए ज्ञान पर बल दिया गया है और जो आरण्यक हैं आरण्यकों में यज्ञ व बलि के स्थान पर किसको महत्व दिया गया है? तप को। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले में बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में हमको सही का चुनाव करना है। कहा गया है जो प्रथम संगीति थी ये राजगीर में, द्वितीय पाटलिपुत्र में, तृतीय कुंडलवन में
और चतुर्थ वैशाली में हुई। तो ये एक आसान प्रश्न है। इसका क्या सही आंसर होगा? जो सही सुमेलित है वो केवल पहली है, बाकी ये तीनों गलत सुमेलित है, क्योंकि द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें से फिर से हमको सही कौन सा है वो बताना है। दंडपाल जो था वो पुलिस विभाग का अध्यक्ष बताया गया है। समाहर्ता राजस्व एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था, और आकारा जो आकरा अध्यक्ष था ये खानों का अधिकारी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। उसके बाद प्रश्न है, मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपा जीवा कहा जाता था, और इस समाज में सती प्रथा जो थी वो मौजूद थी, और सामान्य जनता की भाषा कौन सी थी? पाली। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर सारे ही कथन हमारे बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सती प्रथा मौजूद थी ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? यूनानी ग्रंथों से। अगर आपसे सती प्रथा का पहला साक्ष्य पूछा जाए तो वो गुप्त साम्राज्य का होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर सामान्य जनता की जो भाषा थी वो पाली थी, लेकिन जो उच्च वर्ग की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, सातवाहनों के संदर्भ में कहा गया है इनकी राजकीय जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी कौन होता था? इनका पुत्र होता था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये सही होगा, पहला सही नहीं है, क्योंकि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, तथा इनकी जो लिपि होती थी वो कौन सी होती थी? ब्राह्मी लिपि थी। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो पल्लव, सिंह विष्णु, चंदेल, नन्नुक, कलचुरी, दंतीदुर्ग, इनमें से कौन सा सुमेलित है? पहला और दूसरा सुमेलित है। कलचुरी का संबंध दंतीदुर्ग से नहीं है, क्योंकि कलचुरी राज्य के संस्थापक कौन थे? कोकल थे, और दंतीदुर्ग जो थे किसके संस्थापक थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य के। फिर अगला प्रश्न है, हमें इन किताबों को देखना है। पहली दी हुई है तारीख फिरोज शाही सुलेमान से, नू सिपिर जो है अमीर खुसरो, और फुतुह उस सलातीन इसामी। तो यहाँ पर कौन सी किताब उनके लेखक से मिलती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नू सिपिर जो है ये अमीर खुसरो की है, और फुतुह सलातीन जो है ये इसामी की है, लेकिन तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ठीक है, और सुलेमान ने कौन सी लिखी थी? एक पुस्तक है अकबर अलहिंद वलहिंद, वो पुस्तक लिखी गई है। अलहिंद वलहिंद इस तरह से आप याद कर लीजिए, वो लिखी गई है सुलेमान के द्वारा। और तारीख फिरोज शाही मैंने आपको बता दी है किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ये किताबें भी पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के द्वारा किए गए क्या कार्य थे इनमें से? तो भारत में मकबरा निर्माण का प्रारंभ किया था इन्होंने, जीतल व टका का प्रचलन किया था, और इक्तादारी प्रथा। तो यहाँ पर कौन से कार्य किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा? ये सभी कार्य किए गए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें पहचानना है कि ये सुधार किस शासक द्वारा लागू किए गए थे। तो देख लेते हैं क्या क्या सुधार हैं। पहले में कहा गया है सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा था। खम्स में राज्य के हिस्से में वृद्धि कर दी गई थी। खम्स एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था, और सेना में जो दाग व हुलिया की प्रथा थी उसको शुरू कर दिया गया था। तो अब आप ये समझ गए होंगे क्या आंसर होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे सुधार किए थे। फिर सिकंदर लोदी का पूछा गया है कि इन्होंने किस नाम से फारसी भाषाओं में कविताएं लिखी हैं, फारसी भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो वो कौन सी? देखिए, एकदम सिमिलर ऑप्शंस दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे ही एग्जाम में भी आता है। यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है वो है गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी नाम से इन्होंने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये जो गुफाएं हैं ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण किया गया था। ये एलोरा की गुफाओं की बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा? पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। ये केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है, और ब्राह्मण धर्म से भी है। ठीक है, और यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं? 32 गुफाओं का समूह है। इन गुफाओं में से 16 गुफाएं ब्राह्मण शैली की हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित, 12 बौद्ध से, और 4 किससे? जैन धर्म से संबंधित है। इनका जो निर्माण है वो विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों के द्वारा किया गया था।
आगे देख लेते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कहा गया है जो उड़ीसा शैली है इसमें मंडप को जगमोहन कहते थे, और जो खजुराहो शैली है इसमें मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनवाए जाते थे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात की गई है बनी ठनी, ये क्या है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये है चित्रकला की किशनगढ़ शैली। चित्रकला की कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली है बनी ठनी। तो एक दो बार इसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। फिर अगला प्रश्न है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में हमको बताना है क्या सही नहीं है। तो पहले सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कहा गया है इसमें मीनारों का प्रयोग किया गया है और अलंकरण के लिए अराबेस्क जो विधि होती है उसका प्रयोग किया गया है, और इसमें अलंकरण के लिए मानव और पशु आकृतियों का प्रयोग किया गया है। फिर मेहराब और गुंबदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की बात हो रही है और हमको बताना है इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको पता है ये अलंकरण के लिए मानव और पशु आकृतियों का जो चित्रण था ये निषिद्ध था, इस पर ये प्रोहिबिटेड था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ये इसकी अनुमति नहीं थी। फिर आगे प्रश्न दिया हुआ है मूर्तिकला की मथुरा शैली के संबंध में। कहा गया है इसमें जो मूर्तियां होती थी वो सफ़ेद संगमरमर पत्थर की बनाई गई थी। ये केवल हिंदू धर्म में संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी इसमें, और इस शैली को कुषाण शासकों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो मथुरा शैली के संबंध में सारे कथन दिए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो होगा केवल तीसरा। ठीक है, केवल तीसरा कथन सही है, बाकी गलत है, क्योंकि मथुरा शैली जो थी उसकी मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, ना कि सफ़ेद संगमरमर से, और इस पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। ये शैली जो है ये मथुरा, शोक और कंकाली टीला के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। फिर इस प्रश्न में सगौली संधि की बात की गई है। जो सगौली की संधि अभी न्यूज़ में भी रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है। पहला कथन दिया हुआ है कि इसके तहत काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया था। गढ़वाल और कुमायूं जिले जो थे वो अंग्रेज़ों को दे दिए गए थे, और नेपाल ने सिक्किम पर से जो भी उसके अधिकार थे वो खो दिए थे। तो सगौली की संधि के संबंध में ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1816 में हुई थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त होना, और ये कब किसके माध्यम से हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। उसके बाद भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो ये 1843 में घोषित किया गया था। फिर आता है भारत में कंपनी अधिकृत प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दे दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तीसरा आ जाएगा, फिर पहला और बाद में दूसरा। फिर प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में कहा गया है इसमें जमीन का मालिकाना हक किसको दिया गया था? किसके पास था? किसानों के पास था, और भूमि पर अधिकार जो है वो पैतृक और हस्तांतरणीय था। उसके बाद लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत कॉर्नवालिस के समय में इसको लागू की गई थी ये व्यवस्था। तो यहाँ पर जो कथन हमारा सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत मालिकाना हक किसानों को नहीं मिला था। किसको मिला था? जमींदारों को मिला था इसके अंतर्गत। इसमें हमको देखना है कि 1857 का जो विद्रोह था उसका स्थान और नेतृत्वकर्ता ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोरखपुर में दिया हुआ है गजाधर सिंह, फिर बरेली में खान बहादुर, इलाहाबाद में तात्या टोपे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद का तात्या टोपे से संबंध नहीं है। तात्या टोपे जो थे ये कानपुर से संबंधित हैं, और इलाहाबाद के कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं, इनको देख लीजिएगा। इस प्रश्न में फिर से हमको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो पहला दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर, ये है 1917 का। ठीक है, उसके बाद आता है रॉलेट सत्याग्रह जो मार्च
19 में आएगा। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के ही परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। और अंत में आएगा चौरी चौरा कांड, ये कब हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो मैंने आपको सीक्वेंस स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस में बता दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नीचे सही क्रम है इसका। फिर प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है भगवती चरण वोहरा की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात की गई है ब्रह्म समाज के संदर्भ में। कहा गया है इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? ब्रह्म सभा, और इसमें मूर्ति पूजा को मान्यता प्राप्त थी। यह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। तो ब्रह्म समाज के विषय में सारे कथन दिए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो पहला और तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर मूर्ति पूजा को ये मान्यता बिल्कुल भी नहीं दिए हुए थे, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बटलर कमेटी, जो बटलर कमेटी थी इसका संबंध पूछा गया है किससे था? तो बटलर कमेटी संबंधित थी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने से, और इसका गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, फिर बात की गई है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो कौन सी पार्टी है जिसने नहीं किया था? हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन सभी पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया था। सबके अपने अपने कारण थे, इन सभी ने इसका समर्थन नहीं किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू मून के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहला कहा गया है कि ब्लू मून की जो स्थिति है इसमें चंद्रमा कुछ नीला दिखाई देता है। फिर कहा गया है एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा की जब स्थिति होती है तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसमें चंद्रमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? दूसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। पहला कथन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी संबंध नीले रंग से नहीं है। इसको ब्लू मून इसलिए नहीं कहा जाता है, ये ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं है। पहला कथन यहाँ गलत है। ऑप्शन बी सही है, हमने देख लिया है। आगे देखते हैं। ये हमको जल संधियाँ दी हुई हैं, देखना है कौन सी सुमेलित है। सुंडा जल संधि बताई गई है जावर सागर और हिंद महासागर के बीच में। बेरिंग जो जल संधि है ये बेरिंग सागर और चूक्सी सागर के बीच में। युकाटन जल संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है। ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है ठंडी जलधाराओं के संबंध में। अब हमको बताना है इसमें से कौन सी धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। तो पहली है अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया धारा, कनारी की धारा। तो यहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी और तीसरी। ठीक है, अलास्का की धारा एक गर्म धारा है। इस प्रश्न में आते हैं हम। इसमें प्रवालों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है इनका जो विकास है वो स्वच्छ जल में होता है, और जो सागरीय तरंगे और धाराएं हैं वो प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक होती हैं। और अंत में कहा गया है औसत तापमान इनके लिए क्या होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इनके लिए औसत तापमान। तो दूसरा और तीसरा जो कथन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पहले कथन में दिया हुआ एकदम स्वच्छ जल, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि जल में ज़्यादा लवणता है या फिर जल ज़्यादा ही स्वच्छ है तो दोनों ही स्थितियाँ इसके लिए सही नहीं होती हैं, इसलिए हम पहले कथन को गलत मानेंगे। ऑप्शन बी होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय पवनों को हमें देखना है कौन सी सही सुमेलित है। चिनूक के लिए कहा गया है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर है। फोन जो है ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों पर है। सिराको कहाँ पर है? मध्य अमेरिका में। तो जो सही सुमेलित है वो है पहली और दूसरी। सिराको कहाँ पर पड़ती है? सिराको पवन सहारा के रेगिस्तानी जो भाग है उसमें उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है वहां से। ठीक है, और जो यहाँ इससे होने वाली जो वर्षा होती है उसको रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। अब हमको इसमें फिर से सही सुमेलित कौन सा है ये देखना है। बालू का पत्थर बताया गया है क्वार्टजाइट से, ग्रेनाइट, नीस और ग्राबोसिस्ट। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? पहला और दूसरा सही सुमेलित है। जो ग्राबो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ग्राबो एक रूपांतरित चट्टान है और इसके रूपांतरण से क्या मिलता है? सर्पेंटाइन चट्टान बनती है, ना कि सिस्ट। ठीक है,
फिर प्रश्न है परिवलन यानी कि रिकम्बेंट के संबंध में। इसमें कहा गया है कि इसमें वलन की दोनों भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती हैं। फिर कहा गया है कि ब्रिटेन का क्यारिक कैसल जो पर्वत है इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता है तो। उसके बाद आगे दिया हुआ है, अब हमको इसमें से देखना है कौन सा सही सुमेलित है। किलायू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में दिया हुआ है, माउंट मेरापी हवाई द्वीप में, और कोलेमा जो है ये पश्चिमी मेक्सिको में। तो यहाँ पर केवल जो तीसरा है ये सही सुमेलित है, ये दोनों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किलायू ज्वालामुखी आपको पता होगा कहाँ पड़ता है, हवाईयन द्वीप में, और माउंट मेरापी जो है ये पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, अब पवन द्वारा जो बने मरुस्थल होते हैं, जो मरुस्थल नहीं स्थल रूप जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, यारडंग, बरखान, फियार्ड और स्टैग। तो इसमें से कौन से पवन के द्वारा बनाए गए हैं, पहला और दूसरा। यारडंग और बरखान जो है ये पवन के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो ये फियार्ड है ये हिमानी निर्मित एक स्थल रूप है, और जो स्टैग है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सागरीय जल के द्वारा बनाया जाता है। अब पर्वत श्रेणी और उसकी सर्वोच्च चोटी हमें दी गई है। रॉकी पर्वत के लिए कहा गया है सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट, और आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लैंक, और यूराल पर्वत की गोरा वेलुखा। तो इसमें से कौन सा सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। जो गोरा वेलुखा है ये अल्टाई माउंटेन्स की, अल्टाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, और यूराल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, गोरा नेरोडनाया। ठीक है, तो यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गोरा नेरोडनाया, और गोरा वेलुका किसकी चोटी है सबसे सर्वोच्च, अल्टाई पर्वत की। तो यहाँ पर हमने देख लिया है हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराओं के संबंध में। पहले में कहा गया है कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जो धाराएं हैं वो बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की जो दिशा है ये मानसूनी जो हवाएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही होगा वो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुडप्पा चट्टानों के संदर्भ में हमें कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये अवसादी चट्टानें होती हैं और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो कौन सा यहाँ पर सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपरदन और निक्षेपण से होता है, और ये अवसादी चट्टानें हैं और ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित होती हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव ही मिलता है। और कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र, पपाघनी और चेयार घाटी, इन सारे क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। लोकटक झील मेघालय, कांजली झील पंजाब और सष्ठम कोट्टा आंध्र प्रदेश। तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोकटक जो झील है ये कहाँ पर है, मेघालय नहीं मणिपुर हो जाएगा, और सष्ठम कोट्टा जो है ये है केरला में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल। इसमें बात की गई है खरीफ की फसल, तो इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है। देखिए फसलें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो खरीफ की जो फसल है वो है रागी और कपास। ठीक है, देखिए सब तो हम नहीं याद कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनको आप ध्यान रखिए, ताकि अगर इनकेस एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कौन सी हो गई हैं, 1 और 2 हो गया है हमारा करेक्ट आंसर। रागी और कपास जो है वो खरीफ की फसलें हैं, और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि जो कॉफ़ी बोर्ड है ये कोट्टायम केरला में है, और मसाला बोर्ड कोच्चि में है, और चाय बोर्ड कोलकाता में है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। कॉफ़ी बोर्ड जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, ना कि कोट्टायम केरला में। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका, मसाला बोर्ड कोच्चि और चाय बोर्ड कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी।
हीराकुंड परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा अभी तक, कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। ये इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। इसके माध्यम से जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसको निर्मित किया गया था। वर्ष 1948 में ये शुरू हुई थी। अब बात की गई है कि किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, तो वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। आगे दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कहा गया है ये काल्पनिक रेखा स्थल के ऊपर से गुजरती है, कई जगहों पर ये मोड़ी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा है ये स्थल खंडों को छोड़कर बनाई गई है ताकि जो टाइम को डिसाइड किया जाए उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक ही स्थल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती तो उस क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए ये टिल्टेड है ताकि इसको स्थल से ना निकाला जाए, इसीलिए कई जगहों पर मुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा जो कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, माओरी जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? तो माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रमुख जनजातियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एस्किमोस पाए जाते हैं ग्रीनलैंड और कनाडा में, मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, एनू पाए जाते हैं जापान में, बुशमैन कालाहारी और बोरो जो हैं वो ब्राज़ील में। फिर प्रश्न है देश और राजधानी। देखिए देश और राजधानी भी आ सकती हैं, तो ये देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित होगा। तो जो पहला दिया हुआ है इरिट्रिया, इरिट्रिया की क्या राजधानी है? अस्मारा, ऑप्शन ये चौथे नंबर से मिल जाएगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम, रवांडा की राजधानी है किगाली और घाना की राजधानी है अक्रा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। आगे देखते हैं, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के संदर्भ में दिया हुआ है कि यह देश में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों का कार्यान्वयन करता है और जो देश में ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम है इसको देश में पहली बार शुरू किया गया है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही है हमारा? दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो बीचेस दिए हुए हैं इनको सीकॉम ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया हुआ है शिवराजपुर गुजरात, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सिकॉम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये इसकी स्थापना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत की गई है और ये देश के जितने भी तटीय और समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए विजन की स्थापना करेगा। ठीक है, और ये देश में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों का भी कार्यान्वयन करेगा। तो इसके तहत ही इनको ब्लू फ्लैग जो ये बीचेस हैं इनका निर्धारण किया गया है, ब्लू फ्लैग बीचेस सर्टिफिकेशन, तो उनके अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हमको बताना है कौन सा सुमेलित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, बिल्कुल सही। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है मेघालय में, तो ये भी बिल्कुल सही है। और शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कर्नाटका में दिया हुआ है, ये सही नहीं है क्योंकि शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। आगे है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके संदर्भ में कहा गया है कि इसकी शुरुआत, इस कार्यक्रम को 1971 में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू किया गया था और 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स इस कार्यक्रम के तहत शामिल थे। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है क्योंकि यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, ना कि इस मंत्रालय के द्वारा। फिर बात है सफ़ेद जिराफ के संदर्भ में, कहा गया है अब दुनिया में केवल एक सफ़ेद जिराफ बचा है और इनका जो सफ़ेद रंग है वो ल्यूसिज्म के कारण होता है। तो कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर? ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हमने देख लिया है आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं।
फिर है अगला प्रश्न, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMS, इसके संदर्भ में कहा गया है कि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप के अंतर्गत एक संधि है और बॉन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है और भारत इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला और दूसरा सही है क्योंकि भारत भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 15 से 22 फरवरी के बीच में गांधीनगर में ये CMS के 13वीं कॉप जो मीटिंग थी उसका आयोजन किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। ठीक है, तो फरवरी के भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं UPPCS में, इसलिए आपको सब आना चाहिए। थोड़ा तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो पक्के ये टाइगर रिजर्व है इसके बारे में पूछा गया है कि ये पूर्वी हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में है और इसको ये पाखुई टाइगर रिजर्व के समीप है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है और पूर्वी हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाखुई टाइगर रिजर्व के समीप नहीं है, इसी को पाक्के टाइगर रिजर्व को ही पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है ये, इसीलिए हमारा कथन गलत है। पहला कथन केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व के संबंध में कहा गया है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जिया भरेली यहाँ से होकर गुजरती है। तो नामेरी टाइगर रिजर्व के संबंध में दोनों कथन दिए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नामेरी टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय के जो गिरिपदीय क्षेत्र है उसमें असम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ये पाक्के टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है ये गुजरती है। ठीक है, और ये अपनी सहायक नदियों नामेरी और ऊपरी दिकोरई और बोर दिकोरई के साथ बहती है। टाइगर के अलावा यहाँ पर जो अन्य इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं जानवर वो है सांबर, बार्किंग डियर और बिसन। ठीक है, फिर प्रश्न है सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में कहा गया है ये अभ्यारण्य के भीतर सोमेश्वर मंदिर स्थित है, इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है और सीता नदी जो है इस अभ्यारण्य से होकर बहती है और यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र जो पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। कौन सा इसमें कथन सही होगा? यहाँ पर ये सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निके की बात की गई है। ठीक है, तो पहले में कहा गया है यह एक प्रजाति की किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका है, किन्हीं दो प्रजातियों के एक समान निके नहीं हो सकते। देखिए ये इंग्लिश में ये होता है, इसको निके बोलते हैं, हिंदी में निकेत लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैंने निके बोल दिया है तो। यहाँ पर हमारा जो कथन है वो कौन सा सही होगा? बिल्कुल दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न है मैंग्रोव की विशेषताओं के संबंध में। पहले में कहा गया है वे सदाबहार भूमि पौधे होते हैं और लवणता तनाव के लिए उनका अनुकूलन अधिक है, उन्हें कम और विकिरण की आवश्यकता होती है और मैंग्रोव वनस्पति की पत्तियां पतली होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, तीसरे और चौथे कथन गलत हैं। उन्हें उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है और खारे पानी से मीठे पानी को अवशोषित करने की इनमें क्षमता होती है। ठीक है, और चौथा कथन गलत है क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति के जो पत्ते हैं वो मोटे होते हैं और इनमें नमक स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा के माध्यम से कौन से विकिरण जो कण होते हैं वो घुस सकते हैं? तो पूछा गया है अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें कौन से घुस सकते हैं इसके अंतर्गत? दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अल्फा कण है उनको कागज और मानव त्वचा के एक टुकड़े द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइटो रेमेडिएशन ये क्या है? फाइटो रेमेडिएशन क्या है? इसमें से ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें से देखिए फाइटो रेमेडिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो कंफ्यूजन कम होता है क्योंकि फाइटो से थोड़ा लाइट से कनेक्शन हो जाता है और रेमेडिएशन हो जाएगा रेमेडी से। तो मिट्टी और पानी से विषैलेपन को हटाने के लिए पौधों का उपयोग क्या कहलाता है? फाइटो रेमेडिएशन।
ठीक है। और दूसरा मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ, माइको रेमेडिएशन, ये क्या होता है, क्षेत्र को प्रदूषक मुक्त करने के लिए कवक का उपयोग क्या कहलाता है, माइको रेडिएशन। और फिर आता है बायो रेमेडिएशन, ये पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फाइटो रेमेडिएशन का, वो क्या होगा, मिट्टी और पानी से विषैलेपन को हटाने के लिए पौधों का उपयोग। तो यहाँ पर फाइटो प्लांट से होगा, लाइट से नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर बात आती है पायरोलिसिस के बारे में। कहा गया है ये ऊष्मा द्वारा कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक अपघटन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हवा के अभाव में कार्बनिक पदार्थ को गर्म किया जाता है। और कहा गया है कि इस प्रक्रिया में सिन गैस का भी निर्माण किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है। तो स्तनधारी, पक्षी, कीट या उभयचर, कौन सा सबसे बड़ा समूह है, यह है कीट। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, अगर आप देखें आसपास तो इंसेक्ट्स इतने प्रकार के होते हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते हैं, तो कीट ही है वो जो सबसे बड़ा जीव समूह है। फिर देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है कंप्रेस नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो सबसे इसका मुख्य अवयव है मीथेन, ऑप्शन बी। आगे दिया हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। IUCN का ये सहयोगी निकाय है और इस मिशन, जो इसका मिशन है वो प्रकृति संरक्षण और पृथ्वी पर जैव विविधता पर दबाव को कम करना है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था और ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और किससे संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों ही फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, UPPCS के, पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में। उसके बाद प्रश्न है कि किस प्रकार की जैविक अंतर संबंध में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी जो होती है उसको पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अप्रभावित रहती है। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कमेंसलिज्म, यानी ऑप्शन बी। देखिए म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, और कंपटीशन क्या होता है, जब दोनों प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, और प्रीडेशन क्या होता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। और कमेंसलिज्म मैंने बता दिया है, ऐसा होता है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी जो है वो बिल्कुल भी अप्रभावित रहती है। आगे बढ़ते हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के तहत रिजर्व बैंक किसी बैंक के किन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो पहला दिया हुआ है कि निदेशकों के वेतन और लाभांश वितरण में, बैंकों का जो शाखा विस्तार है उसमें, और लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण में। तो किस में कर सकता है, इन सभी में कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्पादन के कारकों में क्या क्या शामिल है, श्रम, भूमि, बौद्धिक पूंजी और उद्यमशीलता। तो क्या शामिल है इसमें, इन सभी को शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं में क्या क्या शामिल है, पूंजी निर्माण का निम्न दर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों के आवंटन की समस्या। क्या क्या शामिल किया गया है, इन सभी को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। फिर प्रश्न है कि इनमें से किसको, कौन सी बैंक्स है जिनको टू बिग टू फेल के तौर पर जाना जाता है। टू बिग टू फेल, इतनी बड़ी है कि वो फेल नहीं होंगी, तो वो कौन कौन सी हैं। पहली हो गई है ICICI, फिर हो गई है SBI और उसके बाद HDFC। बैंक ऑफ इंडिया इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है फिलिप्स वक्र के संबंध में। कहा गया है ये बेरोजगारी दर, मजदूरी वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर से संबंध स्थापित करता है और इसके मुताबिक मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर में समानुपातिक संबंध होता है। तो फिलिप्स वक्र के बारे में दोनों कथन दिए हुए हैं। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही होगा, दूसरा सही नहीं है। दूसरा कथन इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसके मुताबिक मुद्रास्फीति की जो दर है और जो बेरोजगारी की दर है, इनमें व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध पाया जाता है, ना कि समानुपाती। ठीक है,
तो यहाँ आंसर क्या देख लिया है हमने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर अगला दिया हुआ है आरबीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सरकार को जनहित में आरबीआई गवर्नर के साथ परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धारा 7। ठीक है, धारा 7 के अंतर्गत सरकार ये आरबीआई को ये अधिकार प्राप्त है। फिर आता है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किसको नहीं किया जाता है इसमें से, तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, वृद्धावस्था पेंशन और सेवानिवृत्त पेंशन, इनमें से जिसको नहीं शामिल किया जाता है वो है पहला और दूसरा। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और वृद्धावस्था जो पेंशन है इसको शामिल नहीं किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान है, इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो सेवानिवृत्ति पेंशन है ये सेवानिवृत्ति से पहले जो कारक सेवाओं से संबंधित होता है, इसलिए इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल है, क्या क्या शामिल है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एनआरआई जमाएं और सेवाओं का आयात। तो यहाँ पर पहला और दूसरा शामिल है, सेवाओं का आयात इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा बॉन्ड क्या है, तो महाराजा बॉन्ड है रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड। क्या है ये, रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड है। ये बॉन्ड विश्व बैंक की एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने जारी किए हैं और ये भारत में जारी किए गए हैं। ठीक है, फिर आता है कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो कौन सा देश है पहले स्थान पर, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, फिर बात की गई है देश में तांबा उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। फिर संसद सत्र के संबंध में हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। कहा गया है दिन में 12 बजे शून्यकाल होता है और प्रश्नकाल जो है ये कार्य का पहला घंटा होता है, जो सामान्यतः 11 बजे सुबह से शुरू होता है। आधे घंटे की चर्चा शाम को 5 बजे पर होती है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो लोकसभा का विघटन लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इनमें से कौन करेगा, ये करेगा राष्ट्रपति। विघटन की बात हो रही है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर लोक लेखा समिति के संदर्भ में कहा गया है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य शामिल होंगे और अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करेंगे और ये सरकार के वार्षिक जो लेखाएं होते हैं उन लेखों की जांच करती है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो सी हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, 1967 से इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है। ठीक है, और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना की थी, तो यह आपको पता होगा, इसका आंसर आसान है, केशवानंद भारती मामला। फिर इस प्रश्न में बात की गई है कि विधान परिषद के संदर्भ में पहले में कहा गया है कि राज्य विधान परिषद की जो संरचना है इसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। जो संसद है वो कानून बनाकर करती है और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होती है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इनमें से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो वो कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 1, 2 और 3। ठीक है, इसके अलावा कौन से राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, इसको कमेंट कर बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इस प्रश्न में कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। सिक्किम में विधानसभा के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है, 30। यहां पर हमारा पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये तीसरा कथन गलत है क्योंकि सिक्किम में विधानसभा सदस्य की जो संख्या है वो है 32 ना कि 30। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है और ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति पर कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा,
ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों पर है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा सही है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर आधिकारिकता रखने वाले उच्च न्यायालय कौन से हैं? बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को नहीं लेंगे क्योंकि अमरावती में उच्च न्यायालय बन गया है, तो वो अब वहाँ पर उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो आधिकारिकता है, वो एक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों में संघ शासित प्रदेशों में नहीं रह गई है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब उसकी जगह हम ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय को, क्योंकि ये जो यहाँ का उच्च न्यायालय है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी है और लद्दाख के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर देख लिया है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब राज्य और राज्यसभा में सीटों को हमें देखना है कौन सी सही सुमेलित है। तो महाराष्ट्र में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दी हुई है 31 राज्यसभा सीटें, ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में दी हुई है 20, तो 20 नहीं होती है। महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 19। और बिहार में 16 बिल्कुल सही है और सिक्किम 1, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। फिर सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो वो कौन सा विषय था? ये काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लिए विधानमंडल की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो हो जाएगा 69th संविधान संशोधन। किस वर्ष आया था ये आया था 1991 में। फिर इस प्रश्न में कहा गया है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हमको गलत कथन चुनना है। पहला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पर वे अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, और संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो कौन सा यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा? डी वाला गलत है, क्योंकि इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति ना कर इसको करता है लोकसभा का अध्यक्ष। फिर आता है प्रश्न, संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के महाधिवक्ता के प्रावधान दिया हुआ है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 76 नहीं, राज्य के महाधिवक्ता की बात हो रही है, तो वो अनुच्छेद 165 हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में बात की गई है अटॉर्नी जनरल की, यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर राज्य की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में हमें देखना है, कहा गया है ये मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो राज्यपाल होता है उसकी बात की जा रही है। और उसके बाद ये अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में कर सकते हैं जिन पर राज्य की जो कार्यपालिका है वो शक्ति का विस्तार, उसकी शक्ति का विस्तार हो। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा हमारा? ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। मृत्युदंड किसकी शक्ति होती है? केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है मृत्युदंड के क्षमादान करने की शक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति? अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कर बताइएगा। इस प्रश्न में आते हैं, लिखा हुआ है लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, और लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 20 प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही है हमारा? यहाँ पर हमारा केवल तीसरा जो कथन है वो सही है। पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा में सभी राज्यों में कुल प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं? 530 हो सकते हैं, ठीक है, और 20 हो सकते हैं राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो कुल कितना हो गया है? 550। देखिए आपको पता है कि अब 2 आंग्ल जो भारतीय सदस्य हैं उनको मनोनीत नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो कुल सदस्य संख्या है वो 550 हो गई है। 1952 से लेके 2020 तक, जब तक ये
संविधान संशोधन नहीं किया गया था तब तक 552 सदस्य हो सकते थे, लेकिन अब 550 हो गए हैं क्योंकि अब इनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों कथन हमारे जो है वो गलत हो गए हैं, केवल तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव है का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ होता है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है हमारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है, उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति, इसलिए उनको अधीनस्थ नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर है स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृता कौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है और इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक नहीं कही जा सकती। ठीक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। फिर इस प्रश्न में बात की गई है कौन से मूल मात्रक हैं? तो रेडियन, केल्विन, मोल और स्टेरेडियन, इनमें से जो मूल मात्रक हो जाएंगे वो हो जाएंगे दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा सही सुमेलित है? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इंजन जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जो इंजन है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में लिखा हुआ है कि इसका मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर इस प्रश्न में आते हैं, कहा गया है इनमें से किसका संबंध पृष्ठ तनाव से है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगना, डिटर्जेंट वाले पानी से कपड़ों की सफाई होना और पतली सुई का पानी पर तैरना। तो पृष्ठ तनाव का इसमें से संबंध किससे है? इन सभी से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इस प्रश्न में आते हैं, हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर लिखा हुआ है उच्च ताप मापन, उसके बाद लिखा हुआ है पोटोमीटर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर की जो मापने वाला यंत्र होता है वो होता है। ओडोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, और मैनोमीटर लिखा हुआ है गैस का दाब मापने वाला यंत्र, ये भी सही है। उसके बाद बात की गई है कौन से तत्व हैं जो अपने अयस्क के साथ सुमेलित हैं। तो कैल्शियम लिखा हुआ है फॉस्फोराइट, मैग्नीशियम डोलोमाइट और सोडियम बोरेक्स, ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? तो वो कौन से अम्ल होता है? ये होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर टेट्राएथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इसका जो कथनांक है बढ़ाने के लिए, अधिक तरल बनाने के लिए, इसकी अपस्फोटन जो दर है उसको बढ़ाने के लिए या पेट्रोल की मात्रा बढ़ाने के लिए? तो ये मिलाया जाता है इसकी अपस्फोटन दर बढ़ाने के लिए। फिर हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है चूहे का जो विष होता है वो जिंक फॉस्फाइड होता है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, दर्द निवारक मॉर्फिन, तो ये भी सही है। अग्निशामक लिखा हुआ है एसीटोन, ये गलत हो जाएगा। एसीटोन जो होता है ये नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। ये बचपन में हमने पढ़ा है लेकिन शायद आप कंफ्यूज हो गए हो ऑप्शंस देखकर। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। फिर है इनमें से
वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो खसरा, तंबाकू का मोज़ैक वायरस लिखा ही हुआ है, और उसके बाद डिप्थीरिया। तो यहाँ पर कौन सा है? पहला और दूसरा। डिप्थीरिया कौन सी बीमारी होती है, किसके द्वारा होती है? ये होती है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। यकृत के संदर्भ में कहा गया है मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित करता है। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वक्र के क्या कार्य हैं? पहले में कहा गया है रक्त का पीएच नियंत्रित रखना, और उसके बाद कहा गया है परासरण नियंत्रण द्वारा ये जल संतुलन बनाए रखता है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके संदर्भ में कहा गया है कि ये नलिका विहीन होती हैं, अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं, और लार ग्रंथि इसका एक उदाहरण है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्त के साथ ये उन अंगों तक चले जाते हैं जहां इनका प्रभाव होना होता है। ये सीधे जो ग्रंथियां द्वारा रक्त में छोड़े जाते हैं, लेकिन लार ग्रंथि जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। फिर अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टिन। तो इनमें से ये सारे ही छोड़े जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। युग्लिना पादों पर जंतुओं के बीच में संयोजक की कड़ी है, और प्रोटोथीरिया सरीसृप और स्तनधारियों के संयोजक होते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप और उभयचरों के संयोजक हैं, और पेरिपेटस ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का संयोजक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, आर्क्योप्टेरिक्स, क्योंकि वर्तमान में ये विलुप्त हो चुके हैं और ये सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक हैं, ठीक है, ना कि उभयचरों के बीच के। और ये पक्षी वर्ग में थे क्योंकि इनके पास इसके जो पंख थे वो ज्यादा विकसित थे। एलन का नियम क्या है? तो ये ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मैं बता देती हूं आपको। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अत्यधिक जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के खुले अंग छोटे हो जाते हैं, ये है एलेन्स लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, मलेरिया, टाइफॉइड और डेंगू। तो कौन सी होती है? ये होती है टाइफॉइड। उसके बाद बात की गई है कौन जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड्स। तो कौन सा नहीं मौजूद होता है? दूसरा और चौथा। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तरह कोशिका भित्ति और प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर इस प्रश्न में कहा गया है जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये महिला हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन पिट्यूटरी ग्रंथि में से स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इसका किससे संबंध है? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। फिर सड़क सुरक्षा पर तीसरे जो वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन है 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था बेंगलुरु, स्टॉकहोम, सोची या न्यूयॉर्क में से स्टॉकहोम में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई थी? ये जीती गई थी कर्नाटका के द्वारा, कर्नाटक। इस प्रश्न में कहा गया है कि कृषि निर्यात नीति के तहत आंध्र प्रदेश के किन जिलों को भारत सरकार ने केला क्लस्टर के तौर पर अधिसूचित किया है? तो वो कौन सा है क्षेत्र, कौन से जिले आ जाएंगे इसके अंतर्गत? ये हो जाएगा अनंतपुर और कुडप्पा, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ई गवर्नेंस पर 23वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? मुंबई में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के संदर्भ में कहा गया है कि ये जो सूचकांक है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, और उसके बाद कहा गया है भारत इस सूचकांक में 5वें स्थान पर रहा है। तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा वैश्विक जलवायु सूचकांक जो है वो
जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की जो सूची निकाली गई है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा पुलिस थाना था? तो इसमें जो था पुलिस थाना पहले स्थान पर वो है अबरडीन। देखिए, इसको अबेरदीन भी कहेंगे और ये कहाँ पर पड़ता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न में एक चीज देख लीजिए, ये जो पूछा गया है प्रश्न, ये पूछा गया है दिसंबर 2019 में जो आंकड़े जारी हुए थे उसके हिसाब से। अभी जुलाई 2020 में आंकड़ों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का नादौन जो पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, तो इसमें वो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि दिसंबर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से है। तो ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 जो अकादमी पुरस्कार हैं उनके संदर्भ में हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वॉकिन फिनिक्स को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो बॉन्ग जून हो, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कॉलमैन, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4। तो जो नहीं सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो ये नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनी जेलवेगर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनको दिया गया था इनकी फिल्म जूडी के लिए। ठीक है, और ये जैकिन फीनिक्स दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकर फिल्म के लिए। फिर हम देखते हैं कौन हाल ही में अर्जेंटीना स्थित एकांकागुआ पर्वत को फतह करने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही बन गया है। तो वो कौन सा है? गैलन रोवेल, संतोष यादव, काम्या कार्तिकेयन या तेंजिंग नॉर्गे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ये सिर्फ 12 वर्ष की हैं। फिर आता है मानव विकास सूचकांक 2019 के संदर्भ में लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की जो रैंकिंग है इसमें सुधार हुआ है, और ये सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। लैंगिक असमानता सूचकांक में भूटान और म्यांमार जो है इनकी स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पर सारे कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? इसको जीता गया था जोजीबिनी टूंजी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएनएफसीसी के पार्टियों के सम्मेलन का 25वां जो सत्र था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था मैड्रिड में आयोजित। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में कहा गया है, इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 112वां स्थान दिया गया था। उसके बाद लिखा हुआ है नॉर्वे सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला देश था, मतलब नॉर्वे जो है वो टॉप पर था। यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे ना होकर आइसलैंड था। ठीक, इस प्रश्न में कहा गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और इसमें जो पहले 3 स्थान है उनमें कोई देश को स्थान नहीं मिला है और स्वीडन जो है उसको चौथा स्थान दिया गया है। तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के संदर्भ में कहा गया है, ये राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है और इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश भर में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जाए। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो पहला है केवल, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो इसका लक्ष्य है वो 2020 तक पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा को प्रदान करना है। आगे देखते हैं, ये है यारा वायरस कहाँ पर खोजा गया है? तो यारा वायरस काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। ये कहाँ पर खोजा गया है? ब्राज़ील में। ठीक है, फरवरी 2020 में ये आया था न्यूज़ में। उसके बाद हम देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में कहा गया है ये सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे और रक्षा मंत्रालय के सचिव के तौर पर काम करेंगे और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन बने हैं? बिपिन रावत। तो इसमें से जो हमारे कथन सही है वो तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में। पहले में कहा गया है सर्वाधिक जो वनावरण है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद कहा गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और तीसरा कथन दिया हुआ है कि कुल वनावरण कितना है? 21.67%। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल तीसरा कथन सही है, बाकी पहले और दूसरे जो कथन है वो गलत हो जाएंगे क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से यदि देखें तो मिजोरम हो जाएगा टॉप पर और ऐसे हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये दोनों ही कंडीशन में गलत है
और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनमें कुल वनावरण में बढ़ोतरी नहीं, कमी देखी गई है। केवल असम और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुशासन सूचकांक के संदर्भ में दिया हुआ है कि ये जो सूचकांक है इसको कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जो रहा है पहले पायदान पे रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो केवल पहला कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए आपको सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसको बिल्कुल सही है, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 3 अलग अलग समूहों में विभक्त किया गया है। और जो बड़े राज्यों की अगर बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र ना होकर तमिलनाडु है, और फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर हो जाएगा पौंडीचेरी, ना कि दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हथियारों पर जारी रिपोर्ट के संदर्भ में हमें देखना है। इसके मुताबिक भारत ने सर्वाधिक हथियार रूस से मंगवाए हैं, और भारत जो है विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। उसके बाद कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ना कि पहला। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत की प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 इसको किसके द्वारा जीता गया था? ये जीती गई थी बेंगलुरु रैप्टर्स के द्वारा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 1 ट्रिलियन। इन्होंने कहा है 2024 तक हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर लेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में, ये हमको मैच करना है, देखना है कौन सही सुमेलित है। तो जौनपुर दिया हुआ है ऊनी दरी, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, और बस्ती दिया हुआ है काष्ठ शिल्प, और फिर आता है मुजफ्फरनगर गुड़। तो ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना। पहले में कहा गया है इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान मासिक प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया जाएगा, और सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020-21 से ये योजना लागू करने की बात की गई है। उसके बाद हालिया बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। इसमें जो दूसरा कथन है वो सही है और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। पहला गलत है क्योंकि इसके अंतर्गत मासिक भत्ता दिया जाएगा, मासिक प्रशिक्षण भत्ता। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित राज्य स्मार्ट सिटी योजना है, इसमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं? प्रयागराज, झांसी, गाजियाबाद, गोरखपुर। तो इसमें शामिल किया गया है गाजियाबाद और गोरखपुर को, प्रयागराज और झांसी इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही ये चयनित जो 10 नगर निगम है, इनके अतिरिक्त शेष 7 नगर निगम, जिसमें कौन कौन से आते हैं? मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर, इनको राज्य स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, फिर हम आगे देख लेते हैं। इसका हमने देख लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। फिर इनमें से किस जिले में, कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? जालौन, झांसी, प्रयागराज, इटावा। देखिए यूपी का मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। ये सभी जिले जो हैं वो साझा करते हैं सीमा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में प्रस्तुत जो पालनहार योजना है उसके संबंध में कहा गया है, किससे संबंधित है ये? तो पहला दिया हुआ है दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह अनुदान, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी से संबंधित है पालनहार योजना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल दिया गया है हाल ही में, और इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मनोहर पारिकर। देखिए डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, इसीलिए इनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, इनके नाम पर रख दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रखने का निर्णय लिया गया है। फिर 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किस धर्म की दशकीय वृद्धि
दर जो है वो नकारात्मक पाई गई है। तो वो कौन सा धर्म है? वो है बौद्ध धर्म। फिर अंतिम प्रश्न में आते हैं हम। इसमें कहा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मुड़िया पूर्णा मेला जो है, पूनो मेला, ये मथुरा दिया हुआ है। तिगरी मेला बहराइच दिया हुआ है। और गढ़ गंगा मेला हापुड़ दिया हुआ है। और अंत में दिया हुआ है सोरो मेला कासगंज। तो जो नहीं सुमेलित है वो हो जाएगा तिगरी मेला, क्योंकि ये कहाँ से सुमेलित है? अमरोहा में आयोजित होता है ये, ना कि बहराइच में। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।